मार्च के अंतिम सप्ताह में दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तेज हवाओं ने बढ़ते तापमान पर रोक लगाई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी तापमान में उतार चढ़ाव रहेगा और कुछ क्षेत्रों में तापमान में बढ़ोतरी जबकि कुछ में कमी देखने को मिलेगी। शनिवार और रविवार को तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तर पश्चिमी और मध्य प्रदेश और साथ ही असम, अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की बात कही है। इसके अलावा तमिलनाडु, पांडुचेरी और साथ ही अलग अलग स्थानों पर उमस भरी गर्मी पड़ेगी। मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर तेज हवाएं चलेंगी और इस वीकेंड दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए सुहाना मौसम बना रहेगा। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज और रविवार को तेज हवाएं चलेगी, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। वहीं शनिवार को अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा। रविवार की अधिकतम 33 और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इसके बाद एक बार फिर से तापमान बढ़ेगा और सोमवार से आसमान साफ रहेगा और धूप निकलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अमित शाह का ये दौरा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है और इस दौरान वो एनडीए की चुनावी तैयारियों की गति देने के साथ साथ संगठन के एजेंडे को मजबूत करने की रणनीति के तहत देखा जा रहा है। इसके अलावा उनके दौरे से नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर जारी स्थिति भी साफ होगी और साथ ही एनडीए के लिए ये दौर नई ऊर्जा पैदा कर सकता है। चूंकि बिहार में ये चुनावी साल है और ऐसे में अमित शाह का पटना और गोपालगंज का दौरा कार्यकर्ताओं और नेताओं में उत्साह भरने का काम करेगा। तो वहीं बीजेपी सांसद, विधायक और मंत्रियों के साथ बैठक कर संगठन को मजबूती देने पर मंथन करेंगे। गोपालगंज में होने वाली उनकी जनसभा से ये संदेश भी जाएगा कि केंद्र और राज्य में गठबंधन की सरकार पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है और इसके जरिए विपक्ष, खासकर महागठबंधन को स्पष्ट संकेत दिया जाएगा कि एनडीए आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। इससे खास तौर पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की टेंशन बढ़ सकती है, जो अपने बेटे तेजस्वी को सीएम की कुर्सी पर बैठाने के सपने संजोए हुए हैं। अमित शाह के इस दौरे के जरिए सुशासन और विकास के मुद्दे को जोर शोरों से उठाया जाएगा। विपक्ष के जंगल राज के नैरेटिव का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही सहकारिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर भी अहम घोषणाएं हो सकती है, जिससे ग्रामीण मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया जाएगा। बिहार में कृषि और सहकारी समितियों का बड़ा आधार है, जिसे मजबूत करने की दिशा में भी प्रयास किया जा सकता है और इसके अलावा हिंदुत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे विशेष रूप से सीमांचल क्षेत्रों में उठाए जाने की संभावना है। सीएए और साथ ही घुसपैठ जैसे मुद्दों को लेकर पहले भी शाह के दौरे में चर्चा होती रही है और इस बार भी प्रमुख मुद्दा यही होने वाला है। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में बेहद ही शक्तिशाली भूकंप से धरती कांप उठी और इसका असर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी देखने को मिला है। भूकंप का केंद्र म्यांमार था और इसकी तीव्रता 7.7 मापी गई। अधिकारियों ने बताया कि बैंकॉक में एक निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत भूकंप के झटकों से भरभरा कर ढह गई थी। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में एक बहुमंजिला इमारत धूल के गुब्बारों की तरह ढहती नजर आ रही है और वहीं मौजूदा लोग चीखते चिल्लाते हुए भागते हुए दिखाई दिए। वहीं शक्तिशाली भूकंप से मची तबाही के बाद से भारत ने म्यांमार को 15 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। खबरों की माने तो भारत हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से भारतीय वायुसेना के विमान से सवार होकर म्यांमार को राहत सामग्री भेज रहा है, जिसमें राहत पैकेज में टेंट है, स्लीपिंग बैग है, कंबल, खाने के लिए तैयार भोजन है, वाटर प्यूरिफाई है, हाइजेनिक किट है, सोलर लैंप है और जनरेटर सेट सहित पैरासीटामॉल है, एंटीबायोटिक्स और दस्ताने और पट्टियां जैसी आवश्यक दवाएं शामिल हैं। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी म्यांमार में भूकंप से मची तबाही को मदद का आश्वासन दिया है। उन्होंने इस घटना को भयानक बताते हुए कहा कि ये वाकई बहुत बुरा है और हम मदद करेंगे। हमने पहले भी म्यांमार से बात कर ली है। राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान तब आया है जब म्यांमार की सेना ने दुनिया के देशों और संस्थाओं से मदद की मांग की है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में जो निर्माणाधीन इमारत गिरी है, उसमें से अब तक 10 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं और बैंकॉक के डिप्टी गवर्नर ने बताया कि 3 निर्माणाधीन इमारतों से 101 लोग लापता हैं। वहीं म्यांमार में कम से कम 144 लोगों की मौत हो गई है। यहां से 2 सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में ये तस्वीरें सामने आई है और वीडियो भी नुकसान
नुकसान का दिखाया जा रहा है। इसके साथ ही भूकंप से मौतों और हताहत होने का और विनाश को लेकर पूरी तस्वीर अब तक स्पष्ट नहीं है। खासतौर पर म्यांमार में, जो दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है, यह गृह युद्ध से उलझा हुआ है और यहाँ सूचना पर कड़ा नियंत्रण है। और साथ ही म्यांमार की सैन्य सरकार के प्रमुख ने शुक्रवार शाम को टेलीविजन पर प्रसारित संबोधन में कहा कि भूकंप संबंधित घटनाओं में कम से कम 144 लोग मारे गए हैं और 730 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। प्रसिद्ध अभिनेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी के एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी चुनाव नहीं जीतती है तो पश्चिम बंगाल में हिंदू बंगालियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने संबोधन में कहा कि हमें जीतना होगा और इसका केवल एक कारण है, बांग्लादेश ने जो दिखाया है उसे हम सबको सबक लेना चाहिए। अगर हम नहीं जीते तो पश्चिम बंगाल में हिंदू बंगाली नहीं बचेंगे। अगर हम नहीं जीते तो बीजेपी समर्थक हिंदू बंगाली सुरक्षित नहीं रहेंगे, क्योंकि वो विपक्ष तैयार बैठा है और कह रहे हैं कि अगर वो फिर से सत्ता में आएंगे तो हमें खत्म कर देंगे। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने समर्थकों से अपील करते हुए कहा है कि किसी भी व्यक्तिगत विचारधारा या पसंदी नापसंद को अलग रखकर बीजेपी उम्मीदवार को जिताने पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि अभी कोई भी दूसरी बात सोचने की जरूरत नहीं है, पहले हमें चुनाव जीतना है। मुझे ये पसंद नहीं है या वो पसंद नहीं है, ये बाद में देखा जाएगा। पहले बीजेपी उम्मीदवारों को जिताओ, पार्टी को जिताओ, यह हमारे लिए फायदेमंद होगा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने हाल ही के सालों में काफी मजबूती हासिल की है। हालांकि टीएमसी अभी भी राज्य में मजबूत स्थिति में है। मिथुन चक्रवर्ती के इस बयान को बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें वो हिंदू वोटरों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी के समर्थकों और हिंदू बंगाली समुदाय में इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है। कुणाल कामरा द्वारा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर की गई कथित टिप्पणी करने पर उनके दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। वहीं अब इस पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। उन्होंने सीएम देवेंद्र फडणवीस से सवाल किया है कि क्या अब इससे तोड़फोड़ करने वालों के घर बुलडोजर चलेगा। एक सभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कॉमेडियन कुणाल कामरा पर किसी को गद्दार बोल दिया तो एकनाथ शिंदे की पार्टी वालों ने हमारे नेता को गद्दार बोला और उसका दफ्तर तोड़ दिया। अब हम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और योगी से पूछते हैं कि इन तोड़फोड़ करने वालों के घर बुलडोजर चलेगा या नहीं। नागपुर में इरफान अंसारी की हत्या करने वालों का घर तोड़ा गया और सिर्फ मुसलमानों का घर तोड़ा गया। बता दें कि स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा का दफ्तर में तोड़फोड़ के मामले में 11 शिव सैनिकों की गिरफ्तारी किया गया है और पुलिस ने इस आरोपियों को बांद्रा कोर्ट में भी पेश किया। पुलिस ने इस मामले में कुल 19 लोगों को नामजद किया है और 15 से 20 अन्य लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। तोड़फोड़ की घटना के बाद से पुलिस ने शिवसेना के 11 कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एक पॉडकास्ट में बोल रहे हैं अगर जहां पे 100 मुसलमान हैं तो 50 हिंदू सुरक्षित नहीं है। ये कौन बोल रहे हैं? योगी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश। 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, मेरे गाड़ी पे गोली कहीं को चलाए फिर आप? मैं, शौकत, यामीन 3 लोग थे, वो 2 मिलके 6-7 राउंड गोली चला दिए। क्यों चलाए मुझ पे गोली? बेल कोर्ट दिया तो मेरे को सुप्रीम कोर्ट जाकर उन जालिमों की बेल कैंसिल करना पड़ा। हम योगी से पूछना चाह रहे कि उन्नाव में मोहम्मद शरीफ होली नहीं खेलना चाह रहा था तो आपने वहां पर दंगाइयों ने उसको मारा और पीटा। अब कल ईद आएंगी, मैं हर एक को रोड पे पकड़ के बोलूं नहीं तो खाना ही शीर खुरमा, पीना पूरा 1 लीटर पीना, तो डालता हूं तेरे मुंह पी।